मजाक करते हैं उन लोग बोला था तो अगर कुछ मिल जाएगा तो हमको भी बोल देना बुला के ठीक है बुलाएगा। अच्छा देखो, लास्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था, ठीक है, जहाँ पे कितना तरीके का बिल होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना टाइप का बिल हो सकता है? 3 तरह का। कौन सा? ठीक है, नॉर्मल बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें 2 तरह का, एक ट्रेडिंग और एक एकोमोडेशन, ठीक है। फिर प्रॉमिसरी नोट और तीसरा फॉरेन बिल, ठीक है। एकोमोडेशन बिल क्या था? क्या वहां पे एक्चुअल बाई एंड सेल ऑफ गुड्स होता है क्या? एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम लोग बस बैंक से पैसा उधार लेने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं। उसमें भी जो ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है उसमें भी ये लिखा हुआ नहीं होता है कि आई हैव सोल्ड गुड्स टू दिस एंड ही और शी विल मेक मी पेमेंट। बस वो पैसे के लिए बनता है, दैट टू मी और टू माय ऑर्डर यू विल पे मी अ सम ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। और यही चीज एकोमोडेशन बिल में लिखा हुआ होता है। यस, इनवॉइस इज डिफरेंट, दिस बिल इज डिफरेंट, ठीक है। देन पार्टीज टू ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन था? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बनाता है। ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट करता है, राइट। एंड पे ड्यू डेट पे जिसको पैसा मिलेगा। हु कैन बी द पे इन केस ऑफ नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हाँ तो बताओ, ड्रॉअर कैन बी ए पे, ठीक है। क्रेडिटर कैन बी ए पे, बैंक कैन बी ए पे, राइट। हाँ, थर्ड पार्टी बेसिकली क्रेडिटर। हाँ तो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? मैंने बिल बनाया, आपने साइन किया, मैंने अपने पास ही रख रहा हूँ ड्यू डेट तक, तो मैं ही आऊंगा पैसा लेने के लिए। तो ड्रॉअर कैन बी द पे। क्लियर है? आई बात समझ में? प्रोमिसरी नोट में कितना पार्टीज होता है? कौन कौन? मेकर एंड पे। मेकर एंड पे। क्या मेकर और पे दोनों सेम पर्सन हो सकता है? नेवर एवर, कभी भी प्रोमिसरी नोट में नहीं होगा, ठीक है। फिर नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ था टू मी और टू माई ऑर्डर, वेर एज प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ होगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। इज इट क्लियर? हाँ, इसमें तुम्हारा सेलर और बायर जो है वही बिल बना के देगा, प्रोमिसरी नोट बना के देगा। इज इट क्लियर? ड्यू डेट जब कैलकुलेट करोगे तो क्या ध्यान में रखना है? प्लस 3 days ग्रेस ऐड होगा। वो ऐड करने के बाद इफ उस दिन नेशनल हॉलीडे है तो क्या करोगे? एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद में, ठीक है। अब एक नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ हम क्या करते हैं? या तो उसको थर्ड पार्टी को दे देते हैं, राइट। थर्ड पार्टी मींस क्रेडिटर। इज इट क्लियर? जब आप क्रेडिटर को देते हो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। या फिर हम क्या कर सकते हैं? बैंक के साथ पैसा आज ही लेके आ जाओ, बैंक को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। जब आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हो तो बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है, उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। ड्रॉई, ड्रॉई का इन्वॉल्वमेंट कब कब आता है? एक तो जब वो बिल एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और एक पेमेंट के डेट में। इज इट क्लियर? अब ड्रॉई पेमेंट ड्यू डेट पे ही करेगा या उससे पहले भी कर सकता है? उससे पहले भी कर सकता है। किस कंडीशन में? जब उसको रिबेट मिलेगा। जब उसको डिस्काउंट बोलो या रिबेट बोलो, बात एक ही है। जब उसको डिस्काउंट मिलेगा या फिर रिबेट मिलेगा तभी पे, आई मीन सॉरी, ड्रॉई एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले आपको पेमेंट कर सकता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? आज अपने को जर्नल सीखना है। Transactions for a bill of exchange. Number 1, sold goods। सबसे पहले तो माल बेचोगे तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी आएगा। जब आप गुड्स बेचते हो, राइट, तो यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है बायर और एक है सेलर, राइट। तो ये दोनों पर्सनली अपने अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर? तो जब आप गुड सेल करते हो तो यहाँ पे 2 लोग का इन्वॉल्वमेंट आ गया मेरे पास,
बायर जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटर, राइट। फिर एक हो गया सेलर जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिटर। ये दो लोग आएंगे, तो ये दोनों ही अपने अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। नरेशन वही आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड। देन सेलर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। एक बात बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट का यूज कैश सेल्स ट्रांजैक्शन में होगा या क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन? क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में तो तुरंत पैसा आ ही गया। इज इट क्लियर? तो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। पहले आपने नॉर्मल गुड सेल किया और बाय किया। सेकेंडली, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉ कौन करता है? यस, सेलर ड्रॉ करेगा, बेसिकली क्रेडिटर। उसी को तो पैसा चाहिए ना, बिल तो वो लिखेगा। और एक्सेप्ट कौन करेगा? बायर। तो बेसिकली ये दोनों अपने अपने बुक्स में एक एंट्री करेंगे। बायर भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, सेलर भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा। सेलर को हम बोलते हैं ड्रॉअर और बायर को बोलते हैं ड्रॉई, राइट। तो एक बात बताओ, यहां पे जो सेलर है वो बिल लिख रहा है, वो बायर को देगा और उससे साइन करवा के ले लेगा। तो वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसके पास एक एसेट आ रहा है, उस बिल यस, उस एसेट को अपन बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और एक एसेट कम हो जाएगा टू डेटर अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्लियर है? ये इसमें बोला था ना कि बायर को ड्रॉई बोलते हैं। हाँ, और सेलर ड्रॉर। ड्रॉर। हाँ, इधर एक बार मैं टॉप में लिख देता हूं, ये है मेरा ड्रॉअर और ये है मेरा ड्रॉई। ठीक है। अब बायर ने एक्सेप्ट किया तो बायर की बुक में एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, बिल्स पेबल। और जो लाइबिलिटी थी वो बंद हो जाएगी, तो वो क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। क्लियर है? अब मेरा बिल के साथ क्या होगा, पहला समझते हैं कि ड्रॉअर ने टिल द ड्यू डेट अपने पास रखा, राइट। तो ऑन ड्यू डेट ड्रॉई मेक्स पेमेंट टू ड्रॉअर। एक ये ट्रांजैक्शन हो सकता है ना, पहले बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट किया, अब ड्यू डेट तक पहुंचेंगे हम। तो ड्यू डेट में ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉअर को पैसा दे देगा। ड्रॉअर ने इस बिल को ना किसी थर्ड पार्टी को दिया, ना बैंक से डिस्काउंट करवाया, अपने पास ही रखा है, राइट। तो फिर से ये दोनों अपने अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली ड्रॉई कौन है? बायर। यही तो ड्रॉई था।
तो ये अपने बुक्स में एक एंट्री करेगा पेमेंट करने का। इसके लिए लाइबिलिटी था बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट being bill settled। क्लियर, एकदम बेसिक है ये तो। सिमिलरली सेलर की बुक्स में भी एंट्री होगा, उसके पास पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जो एसेट था वो बंद हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट being payment received। क्लियर है यहां तक? इन 3 ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम, डाउट? और क्या हो सकता है बिल के केस में? बिल discounted from bank before due date। ड्यू डेट में जाके थोड़ी डिस्काउंट करवाएंगे हम, वो तो ड्यू डेट से पहले ही काम करेंगे हम। डिस्काउंटिंग करवाने का मतलब है मुझे आज पैसे की नीड है तो मैं बैंक के पास गया, बैंक को बिल मॉर्गेज रखूंगा और पैसा लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे बताओ किसके बुक्स में एंट्री होगा? ड्रॉअर के बुक्स में। ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है आप बिल के साथ क्या कर रहे हो। आपने मुझे बिल साइन करके दिया था, अब मैं उस बिल के साथ क्या करूं आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप तो, आपका इन्वॉल्वमेंट तो सिर्फ ड्यू डेट पे आएगा जब आप पेमेंट करोगे। क्लियर है? उससे पहले मैं बिल के साथ क्या करता हूं आपको कोई मतलब है? नहीं है। तो बेसिकली जब भी डिस्काउंट करवाते हैं तो बताओ बायर क्या अपने बुक्स में कोई एंट्री करेगा क्या? तो इसके बुक्स में तो नो एंट्री। यस, इसका मतलब हो गया ना कि जैसे सेलर को जो मिला चेक, हाँ, वो बैंक में रख के पैसा ले लिया। करेक्ट। अब बैंक वाला बायर से जाके पैसा लेगा ना। करेक्ट। लेकिन सेलर जिसके पास ये बिल था वो तो मॉर्गेज रख के पैसा लेके आ रहा है, उसका एंट्री करेगा। अब इसके पास पैसा आ रहा है तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा इसका, और बिल जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन जितने का बिल जा रहा है क्या उतना ही उसके पास पैसा आएगा क्या? कुछ कम आएगा। बैंक जितना ड्यूरेशन पहले, ड्यू डेट से जितना पहले बैंक पेमेंट कर रहा है उतने ड्यूरेशन का बैंक उससे इंटरेस्ट आज ही ले लेगा, राइट? उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। अब हम लोग ऐसा मॉर्गेज बैंक में रख के आगे फिर बैंक अपना ये डेटर के पास जाएगा ना, हाँ, बैंक जाएगा ना। हाँ, being bill discounted। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ वी कैलकुलेट डिस्काउंटिंग चार्जेस? बिल वैल्यू इनटू जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है जितना ड्यूरेशन पहले, ड्यूरेशन बाय 12। इस तरीके से आप डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हो। सपोज 10,000 का बिल था, 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा?
ड्यूरेशन होगा इसलिए ना। हाँ, डेज में हुआ तो डिवाइडेड बाय 365 हो जाएगा। आपने क्या इफ कहा? मंथ्स में नहीं हुआ तो 365 कर लेंगे, डेज में हुआ तो 365 हो जाएगा नीचे। मैंने बोला 10,000 का बिल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और 3 महीने बाद पैसा आएगा और आज ही आप बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हो 300 तो 300 रुपए का बैंक आपसे चार्जेस लेगा, तो आपके बैंक में कितना पैसा आएगा? 9,700 बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 300 डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम्हारा खर्चा हो गया वो, और बिल चला गया पूरा का पूरा 10,000 का बैंक के पास। क्लियर है? मतलब एक तरह से बैंक का चार्जेस होता हाँ, बैंक का चार्जेस है, हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, ये सभी है। है। अगर बैंक हम लोगों से 9,700 रुपीज देते हैं, हाँ, बैंक 9,700 देगा, लेकिन लेगा कितना बैंक? 10,000 पूरा ही लेगा, क्योंकि 3 महीना का बैंक ने इंटरेस्ट लिया है तुमसे, राइट? अब जैसे बैंक हम लोग से 10,000 लिया, हम लोग का 9,700 दिया, फिर ये बैंक लेटर से भी कितना देगा? 10,000 10,000। बैंक पूरा 10,000 लेगा। बैंक बोलता है जितने का एसेट मॉर्गेज रखा है मुझे तो उतना ही पैसा चाहिए। मैं क्यों आपको कम दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको पहले पैसा दे रहा हूं, तो 3 मंथ्स का मैं आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूं उसका। ठीक है, समझ में आया? तो एक ट्रांजेक्शन हो सकता है आपने बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से बिफोर द ड्यू डेट। बिल endorsed to creditor before due date, ये भी कर सकते हैं हम। rather than discounting the bill from bank, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने किसी थर्ड पार्टी जो हमसे पैसा मांगने आया, हमने उसको हमारा बिल दे दिया। उस कंडीशन में बायर अपने बुक्स में कोई एंट्री करेगा क्या? ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बायर बेसिकली जो डेटर था वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन सेलर तो करेगा अपने बुक्स में एंट्री। उसके बुक से एक क्रेडिटर कम हो रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और उसका एक एसेट जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल एंडोर्स्ड। मेरे पास, मैंने आपको गुड सेल किया और फिर रिटर्न में मैंने एक बिल बनाया और आपसे साइन करके ले लिया, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल। अब मैंने जिससे खरीदा था गुड्स, वो मुझसे पैसा मांगने आया, तो मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैंने क्या किया, पैसे के बदले में उसको मेरा बिल्स रिसीवेबल दे दिया। मेरे लिए तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है, राइट? तो मैंने पैसा नहीं देके अपनी एसेट उसको दे दी, तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया और एसेट चली गई, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स, गुड्स बेचा, ठीक है, उसके बदले में तुम हमको एक बिल में साइन करके दे दिया, तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया 10,000 का। अब मेरे को किसी को पैसा देना है 10,000, उसको दे दिया, हाँ, तो मेरे बुक से क्रेडिटर चला गया और एसेट भी चला गया। एक तरह से समझो चेक है, तुमने मुझे ट्यूशन फीस का चेक दिया, राइट? अब मैंने वो चेक अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया, बात तो एक ही है, लैंडलॉर्ड का लायबिलिटी कम हो गया और मेरा एसेट भी चला गया। क्लियर है? यहां तक कोई बेसिक एंट्रीज में दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो सकता है, और थर्ड पार्टी है वो तो फिर हमसे आएगा लेंगे। हाँ, बिल was discounted, now discharged by Troy.
बिल वॉज डिस्काउंटेड नाउ डिस्चार्ज बाय ड्रॉई, मतलब हमारे पास बिल था, हमने बैंक में रख के पैसा पहले ही लेके आ गए थे, अब ड्यू डेट में ड्रॉई क्या कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है। डिस्चार्ज बाय ड्रॉई का मतलब है ड्रॉई उसका पेमेंट कर रहा है, राइट। डिस्चार्ज करने का मतलब होता है, तो ड्रॉई पेमेंट कर रहा है। ड्रॉई किसको पेमेंट कर रहा है? बैंक को कर रहा है, क्योंकि बैंक गया होगा उसके पास, मेरे पास तो बिल था नहीं। तो बताओ किसके बुक्स में एंट्री होगा? डिस्काउंटेड वर्ड ही कब आता है? जब हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। तो मेरे बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा। ड्रॉई पेमेंट कर रहा है बैंक को, तो ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री करेगा और बैंक अपने बुक्स में एंट्री करेगा। हमें बैंक के बुक से लेना देना नहीं है, मतलब कहना इसे बायर के बुक्स में एंट्री होगा। बायर ही मेरा ड्रॉई होता है, तो बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? यस, उसके लिए लायबिलिटी है बिल्स पेबल टू बैंक अकाउंट। इसमें तो उसको पूरा पेमेंट मिलेगा, पूरा जितने का बिल था, जितने का बिल था, बिंग पेमेंट मेड, बिंग पेमेंट मेड। जो ड्रॉअर है वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। नो एंट्री। इसमें तो जो बायर तो मतलब अपने लायबिलिटी जो बनाया तो बस पे ऑफ कर रहा है, पे ऑफ कर रहा है। समझ में आया ये? बिल endorsed to third party now discharged by drawee. Bill endorsed to third party now discharged by drawee. बायर में एंट्री होगी, सेलर में नो एंट्री होगा। दो लोग का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, एक बायर और एक हमारा क्रेडिटर, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को पैसा मिल रहा है, तो थर्ड पार्टी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, राइट। एंड सेलर, आई वाज द सेलर, क्या मैं कोई एंट्री करूंगा? क्या नहीं करूंगा, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि अब क्या हो रहा है। तो मैं अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन जो ड्रॉई है वो तो पेमेंट कर रहा है, वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा वो? है उसका तो लायबिलिटी है बिल्स पेबल। उसके पास वो क्रेडिटर बिल लेके गया, उसने बिल के अगेंस्ट में पैसा दे दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। उसको क्या मतलब कौन पैसा लेने आया है? उसको तो बस सिंपली क्या करना है? पेमेंट करना है। क्लियर है यहां तक? हाँ, ये तो एकदम बेसिक सिनेरियोस थे। इसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है? तो हम लोग को अकाउंट्स वगैरह बनाना होगा। जर्नल एंट्री, प्योर जर्नल एंट्री, नो अकाउंट्स। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ जर्नल एंट्रीज आता है। 10 मार्क, 5 मार्क, 15 मार्क, 10 मार्क्स आराम से आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छे से कर भी सकते हैं। हाँ इजी है, थोड़ा सा एकोमोडेशन में फोकस रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, हो जाएगा आराम से। ट्रेडिंग और एकोमोडेशन ये दो आएगा। हाँ, फॉरेन एंड प्रोमिसरी नोट्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल नहीं डाला, तो ज्यादातर उन लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट में डिस्टिंग्विश पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा चांसेस वही रहता है। बहुत रेयरली, ठीक है, वो 2-4 मार्क का रिस्क है, उससे ज्यादा थ्योरी है भी नहीं पूरे पेपर में। 4 मार्क्स से थ्योरी पेपर। हाँ, तो उतना मार्क का तो थ्योरी है, उसके लिए तुम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वाला थ्योरी आता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हार्डकोर थ्योरी रटने का जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पूछ ही लिया, उतना तो रिस्क लेके बैठना पड़ेगा, या तो फिर सारे वो थ्योरी के चैप्टर रट के जाओ।
तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि तुम्हारा 2-3 प्रैक्टिकल चैप्टर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो हाँ ऑप्शन तो होता ही है। कंपलसरी क्वेश्चन में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है वो ज्यादातर थ्योरेटिकल रहता है। हाँ 1 का ही सेकंड पार्ट, 1 में सब पार्ट्स होते हैं तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर थ्योरी होता है। सारा ही क्यों होता है? एक ट्रू फॉल्स होता है और एक ऐसा होता है। वन में छोटा मोटा एक प्रैक्टिकल दे देते हैं ज्यादातर डेप्रिसिएशन हो गया या फिर उस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये तो था नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ड्रॉई makes payment before the due date। बहुत बार ऐसा हो सकता है ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दे। हाँ ये ऐसा भी होता ही है कि मतलब बिना लिमिट पेमेंट कर देता है बट एग्जाम ऑन डिविजन एग्जाम प्रैक्टिकली भी नहीं करता है। क्यों करूंगा मैं, पैसा क्यों दूं किसी को 1 महीना पहले जब मेरे को कोई फायदा ही नहीं है। गुडविल की जैसे कोई गुडविल क्या है उसमें, टैक्स की दुकान में तो पाता यही बोलता था कि अब जिस दिन पेमेंट करना वो तो तुम्हारा बिजनेस टर्म्स के हिसाब से तुमने, हम ये बिल्स के केस की बात कर रहे हैं। जब मुझे एग्जैक्टली पता है कि सामने वाला 3 महीना अलाउड कर ही रहा है तो मैं क्यों, इससे मेरा फायदा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फायदा है तभी तो तुम पहले पेमेंट कर रहे हैं ना। रिबेट फायदा हो गया। रिबेट फायदा, गुडविल तुम जो बोल रहे हो क्रिएट होगा तो वो भी तो एक फायदा ही है। बिना फायदे के कोई भी इंसान प्री पेमेंट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉअर प्री पेमेंट कर रहा है बिफोर द ड्यू डेट, तो राइट किसके किसके बुक्स में एंट्री होगा, बायर और सेलर दोनों के बुक्स में एंट्री होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो जब बायर और सेलर दोनों के बुक्स में एंट्री होगा तो जो बायर है वही ड्रॉई है, तो वो तो पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी तो ज्यादा था लेकिन उसको पूरा पेमेंट नहीं करना, कुछ तो उसका फायदा है, इनकम है। रिबेट बोलो या डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो, बात एक ही है। रिबेट बोलो या डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो, एक ही बात है। रिबेट अकाउंट है या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बात एक ही है। टू कैश और बैंक अकाउंट being bill discharged under a rebate, being bill discharged under a rebate। इसका रिवर्स हो जाएगा सेलर में। हाँ कैश या बैंक डिस्काउंट अलाउड टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्कुल सही, सब आता है तुम लोग को। रिबेट का मतलब कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव ना। हाँ मतलब तुम लोग को 10,000 का पेमेंट करना था मुझे, तुम लोग मुझे देने वाले थे 10,000 3 महीने बाद। अब अचानक से मुझे पैसे की जरूरत थी, तुम्हारे पास पैसा था भी, तो मैं 2 महीने बाद आपके पास गया, मैं कहा पैसा है तो दे दो। आपने बोला अभी तो 1 महीना टाइम है ना, तो मैंने बोला एक काम करो तुम आज 1 महीना पहले पेमेंट कर दो तो मैं तुमसे 9,800 रुपीज दूंगा। 10,000 लेना था, मैं तुमसे 9,800 में ही सेटल करने को रेडी हूँ। तो 200 रुपए का क्या हुआ, तुम्हें फायदा हुआ ना। उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड या रिबेट, राइट। और मेरे लिए क्या, वो खर्चा हो गया। जहां 10,000 मिलना था मुझे कितना मिल रहा है 9,800, तो मैंने आपको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड या रिबेट अलाउड, ठीक है। तो मैं एंट्री करूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है मेरे लिए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्योंकि एसेट था। बीइंग बिल settled under a rebate। क्लियर है। इफ ये एंट्रीज क्लियर है तो इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। बिल sent to bank
फॉर कलेक्शन बिफोर ड्यू डेट। बहुत बार क्या होता है, जिस दिन ड्यू डेट है माइट बी ड्रॉअर उस दिन सिटी में अवेलेबल नहीं रहेगा, या उसको कोई मीटिंग में जाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, बिजनेस एंगेजमेंट भी हो सकता है। तो बैंक बहुत सारा सर्विसेज देता है, उसमें से वन ऑफ द सर्विस ये होता है कि बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में लोगों से पैसा भी कलेक्ट कर लेता है। तो हमने क्या किया, जो पैसा मुझे ड्यू डेट में मिलने वाला, अब ये ड्यू डेट हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, या 10 डेज के बाद हो, या 5 डेज के बाद हो, और हम लोग कोई एंगेजमेंट की वजह से सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो मैं बायर के पास जा नहीं पाऊंगा पैसा लेने के लिए। तो मैंने बैंक को बोला, बैंक मेरा ये बिल रख और ड्यू डेट में तू पैसा कलेक्ट कर लेना, राइट? कैन आई से इज दिस अ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल? मैंने ये बोला कि मेरे पास बिल था, आपने साइन करके दिया, राइट? अब सपोज नेक्स्ट वीक ड्यू डेट है, बट नेक्स्ट वीक आई वोंट बी अवेलेबल इन द सिटी ड्यू टू सम माय एंगेजमेंट्स, बिजनेस एंगेजमेंट्स हो सकता है, पर्सनल एंगेजमेंट्स हो सकता है। तो मुझे तो, मैं ड्यू डेट पे किसी को तो जाना पड़ेगा ना वो बिल लेके पैसा लेने के लिए, राइट? तो मैंने क्या किया, वो बिल बैंक को दे दिया कि बैंक तू मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर लेना इस इंसान से, राइट? तो बताओ, विल दिस बी टर्म्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल? बैंक फ्री सर्विस है, इस टाइप का सर्विसेज फ्री होता है, ये एडिशनल सर्विस होता है, ये सब एडिशनल सर्विस होता है, बहुत बार चार्जेस लेता भी नहीं है। एक तरह से चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल के आते हो ना और बैंक को बोलते हो क्लियर कर लेना, एक तरह से ये ऐसा ही है। तुमने अपना एक चीज दिया बैंक को कि बैंक यार मैं आपका कस्टमर हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं नहीं रहूंगा, आप बस मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर लेना। क्या आपने बैंक से आज पैसा लिया? क्या जब हमने पैसा लिया ही नहीं आज, तो डिस्काउंटिंग हो ही नहीं सकता है वो। इज इट क्लियर? बट मेरा बिल तो गया, बिल तो गया, तो मेरे को अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना। ड्रॉई अपने बुक्स में कोई अकाउंटिंग करेगा क्या? ड्रॉई तो अपने बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करेगा ना। तो यानी जब मैं बिल कलेक्शन के लिए बैंक को देता हूं, उस दिन ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री। ये अपने बुक्स में नो एंट्री। हाँ, ड्यू डेट पे ही मिलेगा। हमने जस्ट बैंक का एक एडिशनल सर्विस का यूज लिया, ठीक है? जैसे बहुत बार होता है ना कि तुम समझ लो तुम्हारा घर है, तुम पूरा फैमिली ट्रिप के लिए जा रहे हो, लेकिन तुमने एक ऑनलाइन शॉपिंग का कुछ ऑर्डर प्लेस कर रखा है, तो तुम अपने पड़ोसी को बोलते हो ना कि 3 दिन बाद में दीदी ये आएगा सामान, आप ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। तो उसके लिए क्या है, तो कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा ऐसी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। वैसे ही बैंक अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ऐसी सर्विसेज देता है। हाँ, कुछ अच्छे कस्टमर के साथ ही ऐसा सर्विसेज देके रखता है। तो ड्यू डेट पे यदि मैं बैंक को दूंगा तो मैं जाके खुद ही ले लूंगा पैसा। इफ ड्यू डेट में मैं अवेलेबल हूँ सिटी में, तो मैं खुद ही ड्रॉई के पास जाके पैसा ले लूंगा ना, फिर मैं बैंक को क्यों बोलूंगा? समझ लो, आज तुम घर पे हो, फिर भी तुम पड़ोसी को बोल रहे हो कि मेरा कोई ऑनलाइन डिलीवरी आएगा, वो आप ले लेना। जब मैं घर पे हूं तो मैं ही ले लूंगा, मैं पड़ोसी को क्यों बोलूंगा? पड़ोसी को तब बोलूंगा जब मैं घर पे अवेलेबल नहीं, राइट? तो ये कुछ वैसा ही कंसेप्ट है, विल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट? अब यहाँ पे बायर तो कोई एंट्री नहीं करेगा, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं कि ड्रॉअर उसके बुक से बिल तो जा रहा है ना, लेकिन क्या बैंक में पैसा आ गया? क्या नहीं। तो वो बैंक में पैसा नहीं आया, लेकिन उसका पैसा मिलना है बैंक से, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसके लिए एसेट बन जाएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसके लिए एसेट बन जाएगा, और बिल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। Being bill sent for collection. नहीं, जस्ट हमने बैंक को दिया भाई ड्यू डेट में जाके ले लेना, तो अभी तो मेरे पास पैसा आया ही नहीं है बैंक में, राइट? बस एक नई एसेट आ गई, पुरानी वाली एसेट बंद हो गई, जस्ट फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्लियर है? इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग करवा ही नहीं रहे। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है मॉर्गेज रख के पैसा लेके आना। हम कोई पैसा नहीं लेके आ रहे,
हम बस अपनी एसेट बैंक को दे रहे हैं और बैंक को बोल रहे हैं तू पैसा कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ में। जो है बैंक को पैसा दे देगा आके और फिर मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और तभी मेरा क्लोज हो गया। राइट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन payment for bill payment of bill sent for collection received। अब तो दोनों ही एंट्री करेगा, पेमेंट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिसीव्ड। अब ड्यू डेट पे क्या हो रहा है, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है और बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो दोनों के बुक्स में एंट्री होगा। बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट being bill settled। हाँ, being payment made चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन वैसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर दैट इज ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट to bill sent for collection account। being payment received। ये 9 वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। हाँ, 9 से कनेक्टेड ही 10 था। यहां तक एंट्रीज क्लियर है। नॉर्मल बस यही कहानी चलता रहता है। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। मैंने जस्ट नॉर्मली लिखा बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मैंने ये नहीं लिखा कि बिल वाज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ना, मैंने ये लिखा कि बिल एंडोर्स एंड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, ड्रॉअर के पास ही बिल था, ड्रॉअर ड्यू डेट में ड्रॉई के पास गया और उसने पैसा देने से मना कर दिया, राइट। अब पैसा नहीं देने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, पैसा नहीं है या फिर वो एक्स्ट्रा टाइम चाहता है, कुछ भी हो, इट इज टर्म्ड एज डिसऑनर्ड। इफ वो पेमेंट नहीं कर रहा तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। एंड बिल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, उसको हमें कैंसिल करवाना पड़ता है, नोटिंग या फिर प्रोटेस्टेड करवाना पड़ता है। कुछ नहीं, सील मरवाना, कोर्ट में जाके नोट करवा के सील मरवा देना, कैंसिल कराना। बेसिकली एक एग्रीमेंट नंबर होता है, उस नंबर को वहां पे कोर्ट में जाके नोटिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो करवाना ही पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? तो अब एक बात बताओ, जब बिल डिसऑनर होगा किसके किसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए? दोनों के बुक्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक के बुक्स में लायबिलिटी था और एक के बुक्स में एसेट था। अब जिसके बुक्स में लायबिलिटी था वो तो पेमेंट कर नहीं रहा, तो लायबिलिटी बंद होके वापस उसके बुक्स में क्रेडिटर बन जाऊंगा, आपके बुक्स में मैं वापस क्रेडिटर बन जाऊंगा और आप लोग मेरे बुक्स में वापस डेटर बन जाओगे। क्लियर है? ये तो नॉर्मल है। ये तो किस वैल्यू से बनोगे? जितना वैल्यू का बिल था, राइट। लेकिन हुआ क्या, बिल मेरे पास था, मैं उसको ऐसे ही फाड़ के नहीं फेंक सकता,
व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो टू द कोर्ट, कैंसिल करवाना पड़ेगा, नोट करवाना पड़ेगा वहां पे। ये करवाने से बैंक में जो बैठा लॉयर, सॉरी कोर्ट में जो बैठा लॉयर है वो मेरे से फीस लेगा, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। इट इज नॉमिनल फीस, 50 रुपए 100 रुपए ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। वो मुझसे ये पैसा लेगा। एक बात बताओ, ये पैसा किसकी पॉकेट से जा रहा है? मेरे पॉकेट से जा रहा है, अभी मेरे पॉकेट से जा रहा है ना, लेकिन क्या ये मेरा खर्चा होना चाहिए क्या? आपके डिफॉल्ट की वजह से मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या मैं ये पैसा छोड़ूंगा? ये पैसा मैं आपसे रिकवर करूंगा। आज पैसा मेरे पॉकेट से गया, लेकिन एक्सपेंसेस किसके लिए है? ये आपका है, राइट। ये पैसा मैं आपसे रिकवर करूंगा, यानी मैं आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा। किस वैल्यू से? विद द वैल्यू ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हो जरूरी नहीं है। इफ क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दे रखा तो नहीं करेंगे कंसिडर, दिया हुआ है तो कंसिडर करना, और कैसे करना है वो मैंने बताया, राइट। तो यहाँ पे दोनों के बुक्स में एंट्री होगा, बनाएंगे। हाँ राइट राइट राइट, वो हम कलेक्ट वापस लेते हैं ना कस्टमर से, तो ऐसा ही कुछ है। वो कुछ नहीं, पुराना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट रिप्लेस होकर चेक सिस्टम आ गया। तब यहां पे देखो क्या हुआ, मुझे पैसा मिलना था, नहीं मिला। बेसिकली आई वाज द सेलर। मैं आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा ना, तो मैं आपको डेटर बनाऊंगा तो मेरे बुक्स में डेटर बढ़ जाएंगे, जो भी नाम रहेगा वो लिख लूंगा मैं इधर, ठीक है। लेकिन कितने रुपीज से बनाऊंगा? प्लस उसमें बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, इस दोनों से मैं आपको डेटर बनाऊंगा ना। मेरे बुक्स में जो बिल्स रिसीवेबल था वो बंद हो जाएगा, वो तो बिल वैल्यू से ही बंद होगा। अब एक्स्ट्रा पैसा तो गया है ना मेरे पॉकेट से, तो पैसा गया है तो कैश क्रेडिट होगा। खुशबू कैसा है? पता नहीं, मेरा तो नाक और माथा दोनों बंद है। Being bill dishonored and noting charges paid. हाँ किधर लिखा ना? बिल्स रिसीवेबल ही लिखा, बस मैंने शॉर्टकट में लिखा। B/R मतलब बिल्स रिसीवेबल, मैं लिख सकता है शॉर्टकट, मेरे को एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ, हम लोग का खर्चा नहीं, हमें तो लेना है, तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दिया और हमारा पैसा गया तो कैश क्रेडिट हो गया। क्लियर है? अब बायर ड्रॉई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसका लाइबिलिटी बंद हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल वैल्यू से। बट नोटिंग चार्जेस तो इसके लिए एक्सपेंसेस है, वो भी डेबिट होगा, वो भी डेबिट होगा, क्योंकि उसके बुक्स में अब जो क्रेडिटर बनेगा वो तो बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस से बनेगा ना। यहाँ जो कैश किया वही इसमें नोटिंग चार्जेस हुआ। हाँ, being bill dishonored, समझ में आया? हम आवाज चेंज कैसे? एक दिन बात आवाज कैसे कैसे? डोरेमोन। मुझे तो आवाज ही चेंज हो गया था। क्या पूछ रहा था रिद्धि? नहीं, हम तो डायरेक्ट उससे रिकवर करेंगे। सपोज मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ, तुमने बोला कि भैया मेरे लिए एक बार आते हुए एक चिप्स का पैकेट ले आओगे क्या? तो 10 रुपए मैंने दिया, क्या मैं उसको एक्सपेंस मानूं क्या? मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? रिद्धि से लेना है, मेरे पॉकेट से कैश गया, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही चीज अपन यहाँ कर रहे हैं। खर्चा क्यों दिखाऊं जब मेरा वो एक्सपेंस है ही नहीं? हाँ, 10 रुपए भी नहीं मिले। वैल्यू ही नहीं। अमीर लोगों के लिए 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है।
गरीबों के लिए है। अभी आप बोल ही रहा था कि आइडिया फाइल करना है आपको। उससे क्या ही होगा। ठीक है, ये समझ में, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। कैश इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया क्योंकि आपको उससे लेना, वही लॉजिक। क्योंकि मेरे से कैश गया है एक्चुअल में, इसलिए मैंने कैश क्रेडिट किया। ये जो नोटिंग चार्ज है, हाँ। इसका बुक में P&L से क्लोज करना है। हाँ, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, मैंने बैंक में मॉर्गेज रख के पैसा लेके आ गया था पहले ही। अब बैंक गया ड्यू डेट में आपके पास, ड्रॉई के पास, और आपने पैसा देने से मना कर दिया। तो बताओ कौन कौन अपने बुक्स में एंट्री करेगा? आप अपने बुक्स में एंट्री करोगे, मुझे भी अपने बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा। बिकॉज जब बैंक आपके पास गई, आपने देने से मना कर दिया, तो बैंक घूम के तो मेरे पास आएगी। मॉर्गेज तो मैंने रखा था, वो मेरे से पैसा रिकवर करेगी। कितना रिकवर करेगी? फुल बिल वैल्यू, फुल बिल वैल्यू। ठीक है, हो सकता है नोटिंग चार्जेस है तो वो भी रिकवर करेगी, क्योंकि लास्ट में बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो बैंक ऐसे फाड़ के फेंकेगा नहीं, बैंक जाएगा कोर्ट में कैंसिल करवाने के लिए, उसको नोट करवाएगा। तो हो सकता है बैंक का पॉकेट से नोटिंग चार्जेस लगाओ, तो हाँ, नोटिंग चार्जेस हमेशा पेई के पॉकेट से लगता है। लास्ट में जिसके पास बिल होता है वही कोर्ट में जाता है उसको कैंसिल करवाने के लिए, राइट? तो ये नोटिंग चार्जेस बैंक मेरे से रिकवर करेगा। मैं किससे रिकवर करूंगा? मैं आप लोगों से रिकवर करूंगा। क्लियर है? बायर से। तो यहां पे बायर और सेलर दोनों अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। बायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? आप अपने बुक्स में क्या करोगे? लाइबिलिटी बंद कर दोगे। नोटिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा पे करना है तो वो आपके लिए खर्चा, और मेरे को फिर से अपने बुक्स में क्रेडिटर बना लोगे विद द बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। आप तो देने से मना कर दिया तो मुझे ही देना पड़ेगा बैंक को, तो क्योंकि बैंक के पास मॉर्गेज किसने रखा था? मैं आपसे रिकवर करूंगा, मैं बैंक को पैसा दूंगा और आपसे रिकवर करूंगा। वो कैश अलग था, वो नोटिंग चार्जेस वाला था, वो मैं बैंक को पे नहीं कर रहा था, वो मैंने नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे किया था। अब यहां पे सेलर दैट इज मी, मैं आपसे पैसा रिकवर करूंगा, तो यानी मुझे फिर से आपको अपने बुक्स में डेटर बनाना पड़ेगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट, बेसिकली मुझे तो आपसे पैसा लेना है और किसको देना है? तो टू बैंक अकाउंट, बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस बीइंग, हाँ, हम तो डायरेक्ट बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से ही मेरा पैसा कट जाएगा। समझ में आया? और बैंक का एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, मतलब ये इसमें क्या हो रहा है? थर्ड पार्टी को मैंने बिल दे दिया, थर्ड पार्टी आपके पास आया और आपने पैसा देने से मना कर दिया। राइट? तो थर्ड पार्टी घूम के किसके पास आएगा? मेरे पास रोते रोते आएगा। कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा तू मेरे से पैसा लेना भाई, मुझे तो देना ही था, राइट? और मैं किसके पास जाऊंगा? आपके पास। लाओ मेरा पैसा दो, आपने दिया क्यों नहीं? तो फिर मैं आपको अपने बुक्स में डेटर बना लूंगा फिर से, और उस थर्ड पार्टी को फिर से अपने बुक्स में क्रेडिटर बना लूंगा, राइट? आप लोग अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? मुझे फिर से क्रेडिटर बना लोगे, तो क्या एंट्री करोगे? आप तो यही एंट्री करोगे। आपके लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी था, वो बंद हो गया, और मैं फिर से आपके बुक्स में क्रेडिटर बन जाऊंगा। इफ एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस भी लगा है तो वो भी दोगे, वो भी दोगे ना, क्योंकि वो पेई
पेई तो क्रेडिटर था, वो कोर्ट में जाके उसको कैंसिल करवाएगा। इफ उसके पॉकेट से एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस लगा है तो वो मेरे से मांगेगा और मैं आपसे मांगूंगा, तो अल्टीमेटली एक्सपेंस तो आपका है। कैसे? थर्ड पार्टी इज द पेई। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा, यस, डेटर टू क्रेडिटर। मेरे बुक्स में वापस वो थर्ड पार्टी क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि उसको पैसा देना है ना, दिया थोड़ी ना है। और आप लोग मेरे बुक्स में डेटर बन जाओगे, तो डेटर टू क्रेडिटर विद द बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। क्योंकि मेरे पॉकेट से कोई पैसा गया ही नहीं है। सपोज मैंने आपको गुड सेल किया, राइट, 10,000 का, उसके बदले में मैंने एक बिल लिखा और आपसे साइन करवा के ले लिया, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल, ठीक है। फिर मैंने वो बिल इसको दे दिया, इसको पैसा देना था, तो मैंने ये बिल इसको ट्रांसफर कर दिया, वो मेरी क्रेडिटर है, ठीक है। तो मेरे बुक्स में क्रेडिटर खत्म हो गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्रेडिटर खत्म, आप भी खत्म एज ए डेटर। अब ये क्रेडिटर आपके पास गया ऑन द ड्यू डेट पैसा मांगने के लिए, और आपने पैसा नहीं दिया, तो ये क्रेडिटर डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगा, ये पहले कोर्ट में जाएगा, इस बिल को कैंसिल करवाएगा और नोटिंग चार्जेस पे करेगा अपना पॉकेट से। फिर मेरे पास आएगा पैसा मांगने के लिए। कितना मांगेगा? बिल वैल्यू तो मांगेगा ही, प्लस जो कोर्ट में पेमेंट करके आया वो भी मांगेगा, वो तो उतना एक्स्ट्रा मांगेगा। तो मेरे बुक्स में, हाँ, अरे भाई, वो डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में होता है वही कोर्ट में जाके कैंसिल करवाएगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो वो जाएगा कैंसिल करवा के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मेरे पास आएगी तो मेरे बुक्स में क्रेडिटर बन जाएगी। ये पैसा मैं आपसे मांगूंगा तो मुझे आपको डेटर बनाना पड़ेगा, तो मैंने आपको अपने बुक्स में डेटर बनाया और इनको वापस क्रेडिटर बनाया। इन शॉर्ट, डेटर से लेना है, क्रेडिटर को देना है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई ट्रबल? एकदम बेसिक चीज है कहानी। पेमेंट का एंट्री समझ में आया, डिसऑनर्ड का समझ में आया, एक्सेप्टेंस का समझ में आया, सब कुछ समझ में आया, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय ड्रॉअर फॉर न्यू बिल and इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय ड्रॉअर फॉर न्यू बिल। पुराना वाला बिल तो डिसऑनर हो गया। अब आप लोग बोलते हो भैया हमें 2 महीने का टाइम और दे दो। मैंने बोला ठीक है, 2 महीने का टाइम तो दे दूंगा, लेकिन उस 2 महीने के लिए मैं आपसे इंटरेस्ट भी लूंगा। जितना का जितने का अमाउंट मुझे रिसीव करना है आप लोग से, मैं उस पे आपसे 2 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। हाँ, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। चाहे 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 4 महीना, जितना भी है, हाँ, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, राइट। तो दोनों को अपनी अपनी बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा। तो आप अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे? आपके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अरे इंटरेस्ट खर्चा तो है ही, लेकिन दे थोड़ी ना दिया। नया बिल नहीं बनाया अभी तक नया बिल से पहले इंटरेस्ट का काम कर रहे हो, ड्यू कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं, क्योंकि नए बिल का जितना भी ड्यूरेशन हो मांग रहे हो आप मेरे से, मैंने बोला मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लूंगा आपसे, राइट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी बताऊंगा मैं, इंटरेस्ट का एंट्री समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि इस इंटरेस्ट का क्या क्या हो सकता है।
ये अपने बुक्स में क्या करता है? ये तो बाहर है। इंटरेस्ट टू बैंक करता हूँ, फिर वो क्रेडिटर नहीं करता। यदि उसने इमीडिएटली, अभी बात करते हैं, पहले सिर्फ मैं ड्यू एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक एंट्री कि आपने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, उसके ऊपर मैंने बोला एक्स्ट्रा टाइम दे भी दूंगा, नया बिल भी बना दूंगा, बट आई विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू। तो जितना इंटरेस्ट होगा उसको ड्यू करेंगे हम। तो आपके लिए इंटरेस्ट भी एक नया लाइबिलिटी बन चुका है। इट इज एन एक्सपेंस, प्लस जिसको देना है वो तो लाइबिलिटी बढ़ गया ना। और मैं अपने बुक्स में यानी सेलर, जब वो पहला वाला बिल डिसऑनर होगा उसके बाद का ये कहानी है। हाँ, उसी दिन जब टर्म्स एंड कंडीशन का बात हो जाएगा उसी दिन। तो यहां पे मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, मुझे मतलब आपसे पैसा मिलना है, तो मेरे लिए एज ए डेटर आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। मुझे आपसे पैसा मिलना है तो मेरे बुक्स में डेटर बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है तो मैं इंटरेस्ट क्रेडिट करूंगा। Being interest due, क्लियर है? अब एक चीज समझो, ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना भैया? हाँ, Being interest रिसीव नहीं हुआ, मिला कहाँ है? मैंने तो ड्यू किया है। भाई आपको अभी रिसीव बोला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यूज किया ताकि पता रहे ये मेरे लिए इनकम अकाउंट है, वो मेरे लिए एक्सपेंस अकाउंट है। हाँ, आप सेलर है, आप बैंक से नया बिल बनाने के लिए गया, नहीं, मैं बैंक के पास क्यों जाऊंगा बिल बनाने के लिए? मतलब आप बनाने बिल उसमें इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, अब देखो हुआ क्या, मैंने आपको 10,000 का गुड सेल किया, आपने मेरे से बाई किया, पहला ये काम हो गया। इमीडिएटली मैंने 10,000 का एक बिल लिखा फॉर 3 मंथ्स, आपने 3 मंथ्स का टाइम मांगा, मैंने इमीडिएटली एक बिल लिखा 3 मंथ्स के लिए, आपने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। तो आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। अब ड्यू डेट में मैं आपके पास गया, ठीक है, और पैसा मांगने गया, आपने बोला कि मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए, अभी तो मैं आज पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ओके इट्स फाइन। तो मुझे पुराना वाला बिल कैंसिल करना पड़ा। तो जब मैं पुराना वाला बिल कैंसिल करूंगा तो मेरे पॉकेट से नोटिंग चार्जेस लगेगा, तो मैं फिर से आपको अपने बुक्स में डेटर बनाऊंगा विद द बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस। आप अपने बुक्स में मुझे क्रेडिटर बनाओगे विद द बिल वैल्यू एंड नोटिंग चार्जेस। यहां तक क्लियर है? अब आपने मेरे से एक्स्ट्रा 2 महीना टाइम मांगा, तो मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, मैं उसके लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो मैंने पहले सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू किया कि 2 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं इट्स एन इनकम और आपके लिए एक्सपेंस है। आपको मुझे पे करना है तो आपके लिए क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया, और मुझे आपसे मिलना है तो मेरे बुक्स में डेटर का वैल्यू बढ़ गया, राइट? अब ये इंटरेस्ट का कहानी क्या हो सकता है? हो सकता है आप ये बोलो कि भैया आप 2 महीने के लिए हमें नया बिल बना दो, बट इंटरेस्ट आप इमीडिएटली कैश ले लो, इंटरेस्ट जितना बनता है वो कैश ले लो और बाकी बचा हुआ पैसा का नया बिल बना दो। क्लियर है? एक कहानी ये हो सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भैया आप नया वाला बिल जो है ना, पुराना जितना आपको मेरे से मिलना था वो प्लस ये 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके नया बिल बना दो, हम एक साथ में आपको पे कर देंगे। बस ये 2 ही कंडीशन हो सकता है। या तो आप इंटरेस्ट इमीडिएटली मुझे पे कर दोगे, राइट? इफ इमीडिएटली पे कर दोगे तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, खत्म। आप पे कर रहे हो तो आप एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट का कहानी खत्म। अब बाकी जितना पैसा बचा हुआ है उसके लिए एक नया बिल बनेगा, तो मैं अपने बुक्स में एंट्री करूंगा बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, आप एंट्री करोगे क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, जो वैल्यू बच गया। इफ आपने इंटरेस्ट इमीडिएटली मुझे पे नहीं किया तो पुराना वाला वैल्यू बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस वो तो था ही, अब इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा, उस वैल्यू से मैं नया बिल बनाऊंगा, राइट? तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर और आपके लिए क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं होता। या तो इंटरेस्ट इमीडिएटली पे ऑफ कर दो, इफ पे ऑफ नहीं कर रहे हो तो ओल्ड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वैल्यू उसके साथ नया वाला बिल बनेगा, एंड फिर अगेन ऑन द ड्यू डेट पेमेंट ले लो। आई बात समझ में? क्लियर है? मोटा मोटी इतना ही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ, उस एक्स्ट्रा 2 मंथ्स का ही इंटरेस्ट लगेगा जितना
ड्यूरेशन आप और एक्स्ट्रा मांग रहे हो, बस उतना ही पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा विद द ड्यू अमाउंट, विद द ड्यू अमाउंट। अब ड्यू अमाउंट क्या हुआ? तो बिल का अमाउंट पुराना बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस, दैट इज द ड्यू अमाउंट। या तो वो तो कैश कैश में में अगर हम लोग ऐसा एंट्री करें, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज टू बिल्स पेबल, ऐसा होगा ना फिर तो एंट्री पेमेंट के टाइम। हाँ, ये भी कर सकते हो आप, कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, फिर ये ड्यू एंट्री करने का जरूरत नहीं है। ड्यू एंट्री जस्ट सिखाया था कि और सिंप्लीफाइड हो जाए। ड्यू एंट्री को बहुत जगह मर्ज किया जा सकता है, ठीक है, वो विद द क्वेश्चन समझ में आएगा, बट जानबूझ के अलग से सिखा देता कि ये पता है कि इंटरेस्ट का भी एक एंट्री होता है। क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। हाँ, बाकी सब सारा प्रोसेस सेम सेम है। रिबेट आपने सीख लिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन सीख लिया, डिसऑनर सीख लिया, नॉर्मल सीख लिया। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब हम लोग एक ही साथ दोनों अमाउंट पे करते तो फिर इंटरेस्ट को उसमें ऐड करके नहीं दिखाते, मतलब फिर ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अलग से करना पड़ेगा। एक्सपेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि हमने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया। जब हम लोग पे करेगा तो पेबल अकाउंट डेबिट, चार्ज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज तो इंक्लूडेड है। बिल जब बनेगा ना, तब तुम्हारे बुक्स में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होगा बस। अब लास्ट में जब हम पे करेंगे तो बिल्स पेबल टू बैंक। अब उस बिल्स पेबल में तुम्हें ये चेक करना है क्या सिर्फ बिल का वैल्यू है या नोटिंग चार्जेस भी है और इंटरेस्ट भी है। क्यों? अलग से शो नहीं करना, नहीं, अलग से। हाँ, ये सिंपलीफाइड हो और अगर कैश में देते तो अलग सिंपलीफाइड करने के लिए सिंप्लीफाइड करने के लिए अलग अलग है। इसका मर्ज एंट्री विद द क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे मर्जिंग होता है। क्लियर है? आप लोग इतना रिवाइज करो पहले सारा एंट्रीज। आपने बोला कि वो पहले एक हम लोग पे कर सकते हैं इंटरेस्ट और एक तो हम लोग साथ में पे करते हैं। जब हम लोग पहले ही पे करते हैं बिल्स के पहले, हम लोग को इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री और पे वाला दोनों नहीं, सिर्फ आप डायरेक्ट एक एंट्री दिखा सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर तो डेबिट क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा, तो एक एंट्री भी कर सकते हैं। उसको काउंट ही नहीं करेंगे, वो तो पे ही हो चुका है, तो जितना अमाउंट ड्यू है उतने से नया बिल बनेगा। और उसमें कुछ अगर नोटिंग चार्जेस है हम्म तो उसको ऐड कर देंगे बस। इसमें जॉय, अच्छा जॉय लिखा हुआ है ना भैया। हाँ उसमें भैया एक तो बिल और डिस्काउंटेड नाउ डिस्चार्ज विद बैंक वाला, मतलब इसने डायरेक्ट पे कर दिया। हाँ। दिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक थर्ड पार्टी वाला उसमें दिस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक की जगह। हाँ, पेमेंट ही करना है मतलब। थर्ड पार्टी अपने बुक्स में पैसा रिसीव कर लेगा और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पेमेंट का एंट्री करेंगे। मॉडर्न डे में डीओई की जगह चेक्स आ गया ना। मॉडर्न डे में डीओई की जगह हाँ, काम वही सेम कर रहा है, बस चेक की जगह नाम बिल्स यूज हो रहा है।
मेरा बिजनेस इंस्टॉलमेंट हो गया है तो अब तो क्या ही उपाय है, अब भी पैसा मिलेगा तो फिर एंट्री पे मैच नहीं करेगा ना। करवाना तो पड़ेगा ना मैच, तो डिस्काउंट कितनी होगा? डिस्काउंट क्यों होता है भाई? डिस्काउंट सेटलमेंट में होता है। सेटलमेंट नहीं मिलेगा, यस, क्या होगा? बेड डेट, पैसा डूब जाएगा। जब हम 10,000 पाता है जिसको वो सिर्फ दे रहा है 6,000 दे रहा है, पैसे नहीं है, तो वो बेड डेट हो गया। डिस्काउंट पूरी भी दिखा सकते हैं? डिस्काउंट तो हम एग्री करते तब होता है, यहाँ तो तुम्हारे पास उपाय ही नहीं है, या तो सामने वाले का किडनी निकाल के बेच के तुम पैसा लेके आओ उपाय ही नहीं है तुम्हारे पास में। तो इंसॉल्वेंसी और सेटलमेंट में डिफरेंस होता है। इंसॉल्वेंसी के केस में जो पैसा रिकवर नहीं होता दैट इज अ बैड डेट, वेयर एज सेटलमेंट के केस में आप खुद अलाउ करते हो सामने वाले को कम दे दो, कोई बात नहीं है, तो दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, जब रिकवर हो जाता है तो वो बैड डेट रिकवर पैसे, हाँ, फिर वो इनकम हो जाता है मेरा, तब नॉर्मल ही होता है। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो यहाँ पे ड्रॉई से पैसा मिलना था, लेकिन ड्यू डेट में ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया। तो ड्रॉई जब इंसॉल्वेंट हो गया तो ड्रॉई के बुक्स में एक बिल्स पेबल लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी अकाउंट बंद हो जाएगा क्योंकि वो तो पैसा दे नहीं रहा है। पहले तो बिल कैंसिल करोगे ना, और ये अपने बुक्स में फिर से क्रेडिटर बना लेगा। इंसॉल्वेंट का मतलब पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। बीइंग बिल कैंसल्ड, और सेलर के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल था, पैसा तो आया नहीं है, तो फिर से अपने बुक्स में डेटर बनाएगा और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस हमने इसलिए लिया नहीं तो। हाँ, नोटिंग चार्जेस होगा तो वो तो अभी तक सीख ही चुके, नोटिंग चार्जेस आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली समझ रहे हैं। तो पहले तो बिल कैंसिल करना होता है, राइट? बिल कैंसिल कर दिया। अब आप लोग इंसॉल्वेंट हो तो मुझे कुछ तो पेमेंट कर रहे हो, समझ लो 50% ही पे कर पा रहे हो, बाकी 50% नहीं, हाथ खड़ा कर दिया, तो आपके बुक्स में ये 100% क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो खत्म ही है 100% वैल्यू से। जितना आप पे कर पाओगे वो तो कैश बैंक आ जाएगा, और जो पैसा आप नहीं दे पा रहे हो उसका क्या? आपके लिए कैसे बैड डेट हुआ? बैड डेट तो मेरे लिए हुआ, बैड डेट तो मेरे लिए हुआ, आपके लिए क्या हुआ? शॉर्टफॉल ऑफ मनी, पैसा कमी है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट। शॉर्टफॉल ऑफ मनी, ये बाद में जाके कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। ये बिल्स रिसीवेबल की डॉक्यूमेंट है, हाँ, इसका पेमेंट 10,000 का 10,000 ही करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अकाउंट क्लोज किया। हाँ, अगर ऐसा होता कि मतलब जरूरी नहीं है कि उसको 10,000 से क्लोज करना है, हम्म। तो हम लोग उनको कैंसिल नहीं करता उसको। अभी लॉ बोला है कि उसको कैंसिल करना है, इसलिए उसके बाद ही होगा जो होगा, और सेलर के हाथ में पैसा आएगा। यस, अब इसके पास पूरा पैसा तो नहीं आ रहा, तो जितना कम आ रहा है वो इसके लिए क्या है? बैड डेट्स। पैसा तो मिल ही रहा है ना, कुछ तो मिल ही रहा है, बाकी नहीं। अच्छा, बीइंग अमाउंट पेड, हाँ, उसका बिजनेस खत्म ही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ रियलाइजेशन कंसेप्ट को नहीं कुछ चलेगा, उसका धंधा बंद करेगा तब वो सब रियलाइजेशन में जाएगा। अल्टीमेटली हो सकता है ये डेफिशिएंसी अकाउंट रियलाइजेशन से क्लोज हो जाए। अल्टीमेटली तो बिजनेस जब वो दिवालिया निकल गया तो उसका धंधा पूरा ही बंद होगा, तो मतलब सारा का सारा चीज रियलाइजेशन में जाके सब चीज क्लोज होगी, तो ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट है ये भी रियलाइजेशन से जाके क्लोज हो जाएगा।
लो एंट्री किया था बायर से, तो वो मतलब जब इंसॉल्वेंट हुआ तब क्या किया? कैंसिल किया हमने। वो अपना वापस हाँ क्रेडिटर बना दिया और उसको डेटर बना दिया। करेक्ट। और सेकंड में जो पूरा अमाउंट जितना दे पा रहा है उतना ले लिया और बाकी बैड डेट, और जितना वो दे पा रहा है उतना दे दिया और बाकी उसके लिए डेफिशिएंसी। क्लियर है? समझ में आया? क्यों क्यों? इजी सा तो है, मक्खन पानी। ध्यान से गिर गया सर। ये सब एंट्रीज लेके आशा फ्यूचर में कोई घपला नहीं करेगा। क्या बोला तू? ये वाले में? मत बोलो। हो गया लिखना? हाँ। मेरे सामने कोई बोलने का मौका देगा। जलवा है। अभी 5 मिनट पहले बोला था, नहीं बोलेगा कोई। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर 8। हमेशा एग्जाम में ये देख लेना कि किसका बुक्स आपको बनाना है, वेदर यू हैव टू प्रिपेयर ए ड्रॉअर बुक और ए ड्रॉइंग बुक या बोथ। जब बोथ बनाना आएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, उल्टा उल्टा एंट्री चलता रहता है, वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बट एग्जामिनर भी नौटंकी बात है, वो दोनों मांगेगा नहीं, वो आपसे एक ही बुक मांगेगा, या तो ड्रॉअर का मांगेगा या फिर ड्रॉइंग का बुक्स मांगेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, रीता ओ 1 लाख टू श्रीमान, इसका मतलब क्या? 6.20। यस, पक्का? रीता को मिलना था या रीता को देना था? O2 है। यस, बेसिकली रीता इज ए क्रेडिटर। रीता के बुक्स में श्रीमान इज ए क्रेडिटर और श्रीमान के बुक्स में रीता इज ए डेटर। O2 O बाई, O2 का मतलब ऋणी, O का मतलब एक्चुअल हिंदी वर्ड होता है ऋणी, इतना पैसा देना है। कर्जदार, कर्जदार नहीं, O का मतलब कोई प्रॉमिस नहीं, कर्जदार, कर्जे में, ठीक है? कर्जदार या फिर ऋणी का मतलब होता है पैसा चुकाना है, देना है। O2 का मतलब है हमें किसी को देना है, O बाई का मतलब हमें किसी से मिलना है, ठीक है? तो यहाँ पे रीता O2 श्रीमान मतलब रीता को पेमेंट करना है श्रीमान को 1 लाख। अब पहले देख लेते किसका बुक्स पूछा है, पास जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ श्रीमान। तो श्रीमान का बुक्स पूछा है, तो श्रीमान का बुक्स में रीता क्या हो गया? डेटर, पैसा मिलना है, ठीक है? रीता से पैसा मिलना है। इज इट क्लियर? और जब नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में आगे बढ़ना। रीता एक्सेप्टेड ए बिल, यदि वो एक्सेप्ट कर रही है मतलब उसको पैसा चुकाना है। एक्सेप्ट कौन करता है? जो ड्रॉई होता है वही करता है। तो बेसिकली कहना इसे ये ड्रॉअर है, हमें ड्रॉअर का बुक्स मांगा है क्वेश्चन ने, ये क्लियर है? आपसे क्वेश्चन में ड्रॉअर का बुक्स मांगा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, एंट्रीज अभी सीखा था, ट्राई करो। डेट्स वगैरह का ध्यान रखना, डेट्स भी लिख लेना। डेट्स वैसे ज्यादा तो है नहीं बट स्टिल लिख लेना।
मतलब पहले के कुछ ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे जहां पे आपने कोई गुड सेल किया होगा, श्रीमान ने रीता को सेल किया होगा, कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, अभी भी उससे 1 लाख रुपए मिलना है। उस बचे हुए 1 लाख के लिए श्रीमान एक बिल बना रहा है और रीता एक्सेप्ट करके दे रही है, और आपको बुक्स ऑफ श्रीमान बनाना है। वहां से स्टार्ट होगा आपका सॉल्यूशन। इसका कोड है तो जब उसको श्रीमान से 1 लाख रुपए मिलना है। इतना देर राम कहानी बताया, O2 का मतलब रीता को देना है श्रीमान को। लिख लेते हैं। लिखाया भी तो श्रीमान के बुक्स में रीता इज अ डेटर। वैसे इनके लेके आया था। मेरा अपना चप्पल हम वापस तो उन्हीं का एक्सेप्ट। आप चप्पल, ड्रेस, जैकेट वगैरह बनवा दीजिए। ओके।
in the books of Siriman. जर्नल करेंगे अपन। तो देखो इस क्वेश्चन में डेट्स अच्छे से दिया हुआ नहीं है, आप डेट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हाँ कर सकता है वैसे तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रीता से पैसा मिलना था ऑन 1 अक्टूबर। रीता ने एक बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए का। तो हमारे लिए 1 अक्टूबर को बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और रीता का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वो पहले डेटर था, अब क्रेडिटर बन गया क्लोज। हाँ ये 12% 1 लाख में है ना, 10,000 में। being acceptance received hello अब इमीडिएटली श्रीमान ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 3 अक्टूबर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा मिला उसको 99,000, 1,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो मर्ज कर दिया 2 एंट्री। हाँ इसमें जो इंटरेस्ट और वो 50,000 मर्ज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू रीता। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, being bill डिस्काउंटेड। अब ड्यू डेट से पहले उसने पैसा दे बोला कि कैंसिल कर दो, तो ऑन ड्यू डेट ही हम लोग मानते हैं कैंसिल करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन में डेट्स है नहीं, बट एग्जाम वाला क्वेश्चन में रहता है, एग्जाम वाला क्वेश्चन में रहता है, तो हम लोग ड्यू डेट पे ही काम करते हैं एक बार के लिए बाय अजम्पशन। तो 1 अक्टूबर को लिखा था 3 मंथ्स के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 2, 3, 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हमारा ये कैंसिल होगा, पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो बिल था बैंक के पास, बैंक गया होगा रीता के पास, रीता ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक हमसे पैसा लेगा और हम किससे लेंगे, रीता से लेंगे, राइट। और क्या बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस पे किया, नहीं किया। तो सिमिलरली नॉर्मल बनेगा मेरा, रीता से कितना पैसा मांगेंगे हम, पूरा 1 लाख, और बैंक को कितना दे देंगे, being old bill cancelled, डिसऑनर बोलो कैंसिल बोलो एक ही बात है। यही होगा, चाहे ड्यू डेट से पहले लो चाहे ड्यू डेट पे लो, एंट्री तो यही होना है भाई। मैंने तो बैंक से पैसा लेके आ चुका हूं, मुझे तो बैंक को पूरा ही देना पड़ेगा, काम का नहीं है, तो वो कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना ड्यू डेट से पहले। हाँ, जिस दिन आप वो कैंसिल कर रहे हो उसी दिन बैंक आपसे रिकवर कर लेगा पूरा पैसा। हाँ, हमारे पास बिल है ही नहीं, क्योंकि डेबिट हुआ बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट हो गया बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं। क्या चीज, एक के बाद एक चीज होता रहेगा। हाँ, एक के बाद एक चीज होता रहेगा। अब क्या हो रहा है कि रीता ने बोला एक नया बिल बना दो, तो सेम डेट पे कहानी चलेगा। अब नया बिल बनाने के लिए वो इमीडिएटली 50,000 दे रहा है, और प्लस क्या बोल रहा है, जो बचा हुआ 50,000 है उसके लिए कितना समय चाहिए, 3 महीना। लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा श्रीमान,
इंटरेस्ट भी लेगा। क्या इंटरेस्ट वो इमीडिएटली पे कर रहा है? क्या इंटरेस्ट इमीडिएटली पे कर रहा है? तो बेसिकली हमारे पास पैसा आ रहा है, राइट, और रीता एज ए डेटर कम हो जाएगा। हमने अभी तक हमारे बुक्स में रीता को कितने से डेटर बना रखा है? 1 लाख। तो 50,000 तो दे ही रहा है। 50,000 के साथ में वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम। तो अलग से ड्यू एंट्री करके करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना देगा? जो नया बिल बनेगा उस वैल्यू पे। तो नया बिल बनेगा 50,000 का वैल्यू फॉर 3 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? फिर 1 लाख का 12% और 3 महीना 51,500। इस क्वेश्चन में चलेगा क्योंकि डेट्स अवेलेबल नहीं है। एग्जाम वाला क्वेश्चंस में रहता है डेट। ऐसे ड्यू डेट ले लिया, 1 अक्टूबर को बिल लिखा था, उससे 3 महीने के बाद का ड्यू डेट क्या होगा? 4 जनवरी होगा। तो अगला काम तो सारा ड्यू डेट पे ही होना है, तो मैंने इसीलिए ड्यू डेट को पकड़ लिया। डेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा इस क्वेश्चन में। बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। बाबू इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इट्स एन इनकम। रीता पे कर रही है तो रीता के लिए एक्सपेंस हुआ ना इंटरेस्ट। श्रीमान को तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, रीता टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट ही हुआ ना। बैंक नहीं, फिर बैंक टू रीता, बस बैंक टू रीता टू इंटरेस्ट नहीं करना। ऑलरेडी तो तुमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया ना। 51,500 से सिर्फ बैंक टू रीता होगा तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नरेशन में भाई कोई वो मार्क्स नहीं करता, लिखना जरूरी होता है। क्या चीज? बिंग पेमेंट रिसीव, ठीक है। पार्ट पेमेंट मतलब आधा मिला, मुझे पता रहेगा कि पूरा नहीं मिला। और पेमेंट रिसीव में भी पेमेंट रिसीव्ड है, बस तुमको याद रहना चाहिए कि आधा ही मिला था। ये हो गया। बचा हुआ पैसा के लिए एक नया बिल बनेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता 50,000 being acceptance received for balance amount। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? पेमेंट का हो। 4 जनवरी को नया बिल लिखा 3 महीने के लिए। आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया, नहीं ये पूरा बिल का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो इस बिल को भी कैंसिल करना पड़ेगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो आफ्टर 3 मंथ्स का डेट क्या आएगा? 4 जनवरी को लिखा है, 3 महीना बोले तो फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 7th ऑफ अप्रैल, 3 डेज ऐड करने के बाद। थ्री डेज तो ग्रेस ऐड होगा ना। एनी केस ऑफ बिल, कोई भी बिल हो, चाहे किसी के पास, हमारे पास हो चाहे किसी के पास भी हो, 3 डेज तो ऐड होना ही है बिल का ड्यू डेट के लिए। माथा नहीं मार, और मंथ वाइज था तो वैसे भी माथा नहीं मारना, डेज होता है तब माथा मारते हैं। तो बेसिकली 7th ऑफ अप्रैल को तुम्हारा नेक्स्ट एंट्री हो रहा है। 7th ऑफ अप्रैल को जब एंट्री होगा, पहले पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो रीता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल being bill cancelled due to insolvency। हाँ, अब वो पैसा देगी। रीता फिर से डेटर बन चुकी है, कितना पेमेंट कर रही है?
बाकी हमारे लिए टू रीता 50,000, बट जब 12 का अकाउंट पेपर being Rita's account settled due to insolvency. समझ में आया? हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। जैसे कि क्या फर्स्ट टाइम बिल रिसोल्व हुआ तो आपका रीताज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया क्योंकि वो बिल बैंक के पास था। तो हमें तो बैंक को पेमेंट करना है, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था नहीं, वो अगर क्रेडिटर को दिया होता तो टू क्रेडिटर हो जाता। समझ में आया? ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 7 तक आपका होमवर्क रहेगा। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। हाँ, दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर विल मूव टुवर्ड्स कुछ एक छोटे 1 से 7 के बीच में एक क्वेश्चन में शायद कहीं इलस्ट्रेशन 4 या 5 में आपको तकलीफ आएगा, वो पॉइंट्स के क्वेश्चन है। वो मुझे पता है कि मेरे साथ ही आपको करना पड़ेगा, बाकी फिर एकोमोडेशन बिल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो रोहन, क्या चेक करें? मिलाया नहीं तुम इससे? कौन सा मर्ज किया? मैंने भी तो मर्ज ही किया। और ये एंट्री तो ऐसे भी आएगा। ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल। भाई बिल्स रिसीवेबल क्या है? ये तो पूरा 1 लाख से ये क्लोज ये हो गया। ठीक है, नया वाला बिल्स रिसीवेबल बैंक में 51,500 जब रीता का जो 1 लाख हाँ तो ठीक है, इंटरेस्ट का सब कर दिया। ठीक है, ये टोटल जो भी कर रहा हूँ ये अभी डाल रहा है मिलाने के लिए 5,03,000 हो जाए टोटल में। नहीं तो 5,1500 डाल रहा है। ये बीच में मैंने जबरदस्ती डाला, लेकिन होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तब भी मैच करेगा। तुम कैलकुलेटर गलत मत करो। एक बार फिर से कैलकुलेट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।